गुड मॉर्निंग सबको। चलिए, भारतीय संविधान देख रहे थे हम लोग, है ना। भारतीय संविधान के अंतर्गत फंडामेंटल राइट, है ना। फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आपके आर्टिकल 14, 15, 16 और 17 यहां तक के हो चुका था, है ना। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? और लागू होना, ठीक है। 15 क्या बोलता है? धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान, ठीक है, और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव का निषेध, ठीक है। 16 आपके क्या बोलते हैं? हाँ, लोक नियोजन के पद पर अवसर की क्षमता, है ना। और 17वां आपके बोलता है अस्पृश्यता का अंत, है ना। किसी भी स्तर पर छुआछूत संबंधित भेदभाव को निषेध किया गया है, ठीक है। चाहे वो सरकार हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई संस्था या संगठन हो, या प्रशासनिक स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर छुआछूत को निषेध किया गया है, ठीक है। इसके लिए आपके कानून बनाए गए हैं। कौन सा कानून है? अस्पृश्यता अधिनियम, ठीक है, 1955, ठीक है, जिसको बाद में हमको नागरिक अधिकार अधिनियम बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए, आज हम देखेंगे आपके अनुच्छेद 18, है ना। क्या बोला गया? ये आपके बोला गया है उपाधियों, है ना, का अंत बोल सकते हैं ना, उपाधियों का अंत। यहां पर ध्यान रखेंगे ना, उपाधि का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से इंगित करना, ठीक है, या हाईलाइट करके हम लोग जब बात करते हैं तो उसको बोलते हैं आपके उपाधि। जैसे राजा साहब, ऐसा बोलते हैं क्या? बोलते हैं कि नहीं बोलते, है ना। या फिर आजकल आपके समाज में होता है और गौटिया, ऐसा होता है, ठीक है, और पटेल जी। तो हम क्या करें, उसको थोड़ा विशेष दर्जा दे रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो उपाधि क्या है, वो समाज में भेदभाव पैदा करता है। भाई, अगर एक व्यक्ति को आप बोल रहे हैं और गौटिया कह के, है ना, और दूसरे को बोल रहे हो आपके कोई इज्जत ही नहीं दे रहे हो, इसका मतलब क्या है? सामाजिक स्तर पर ये भेदभाव, है ना, दर्शाता है। तो इसी को क्या किया गया है? इसी को संविधान के द्वारा आपके अंत किया गया। अंत मतलब आपके कोई भी व्यक्ति को किसी विशेष उपाधि से हम इंगित नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए आपके शर्तें हैं, ठीक है। क्या क्या शर्तें हैं? सबसे पहले आपके सेवा एवं सैन्य संबंधित उपाधि का प्रयोग, है ना, मान्य है। थोड़ा अच्छा समझेंगे, इधर ध्यान दीजिए, है ना। सेवा एवं सैन्य संबंधित उपाधियों का प्रयोग मान्य है। इसका मतलब यह है कि यदि आप शिक्षा के माध्यम से, ना, कोई उपाधि ग्रहण किए हैं, या फिर आप सैन्य मामले में, सैन्य मतलब आपके सेना, तीनों प्रकार के सेवा, ठीक है, उसके अंतर यदि कोई उपाधि ग्रहण किए तो उस उपाधि को आप अपने नाम के साथ प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में गौटिया, जैसे मैं अभी बोला हूं मैं, ठीक है, और गौटिया साहब अगर बोल रहे हैं, तो वो गौटिया जो आपने एक्वायर नहीं किया है, वो आपको समाज के माध्यम से जन्मजात दिया गया है, ठीक है। और वो सामाजिक स्तर पर क्या करता है? भेदभाव करता है। यदि आप किसी व्यक्ति को गौटिया बोल रहे हैं, मतलब आप ज्यादा भाव दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि गांव में बोलते हैं, अलग बात है, ठीक है, लेकिन इससे क्या है कि उसका पद को हम ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके थोड़ा बता रहे हैं, और उसके एवज में, मतलब उसके तुलनात्मक अध्ययन आप देखेंगे तो बाकी अन्य व्यक्ति को हम कम आंक रहे हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपके क्या किया गया है? उपाधियों को अंत किया गया है। अब इसका दूसरा आपके फैक्ट यह है कि आप सेवा से संबंधित और सैन्य से संबंधित कोई भी उपाधि का प्रयोग आप कर सकते हैं। मतलब यह है कि यदि आप सेना में अगर जैसे जनरल का पद है ना, या मेजर का पद है, ऐसे बोलते हैं ना, मेजर, जनरल, ठीक है, तो इस प्रकार के जो पद है इसको आप अपने नाम के साथ प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपकी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने देश के क्या किया है? सैन्य माध्यम से आपने सेवा की है ना, चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, चाहे आपने, ठीक है, वायुसेना हो, इसके माध्यम से। दूसरा आपके, है ना, सॉरी, ये दोनों एक ही है, शिक्षा एक है ना,
इसको आप चेंज कीजिए। सेवा इसी को बोलते हैं आपके सैन्य, है ना, और एक है आपके शिक्षा। शिक्षा से संबंधित उपाधि का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब यह है कि यदि आप कोई चीज अगर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उस शिक्षा को आप अपने नाम के साथ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप एमबीबीएस करेंगे, ये क्या है, उपाधि है एक प्रकार से। तो आप क्या, इसके आधार पर आप क्या लिख सकते हैं, डॉक्टर, है ना, कोई भी जो भी हो, एक्स वाई जेड लिखते ही लिखते हैं, ठीक है। वही अगर आप पीएचडी किए हैं तब भी आप क्या लिखते हैं, पीएचडी, है ना, इसको भी आपके डॉक्टरेट बोलते हैं, तो डॉक्टर भी लिख सकते हैं आप। तो ये क्या है, ये हम लोग किसके माध्यम से ग्रहण किए हैं, शिक्षा के माध्यम से ग्रहण किए हैं। तो इन उपाधियों को हम अपने नाम के साथ प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सेवा है, ठीक है, कोई भी सेवा, जैसे मान के चलो आप आईएएस है, सर्विस है ना भाई, भारत सरकार को आप सेवा दिए हैं। तो यदि आप पूर्व कलेक्टर है तो आप अपने घर के सामने में आप लिखाएंगे, देखना लिखा रहता है पूर्व आईएएस, कभी गए एक आध बार तो उसके घर में के सामने लिखा रहेगा ना पूर्व आईएएस। सरपंच, हाँ लिख सकते हैं, सरपंच भी आपके पूर्व सरपंच लिखते नहीं लिखते, गांव में लिखा रहता ना, है ना। हाँ, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग तो प्रयोग कर देते हैं ना, लेकिन वो सरपंच, लेकिन लिखते समय नहीं लिखता है, आप देखना लिखते समय सरपंच नहीं लिखेगा, ठीक है, कि मैं पूर्व सरपंच हूं करके, ठीक है। जानना अलग बात है, हम लोग अलग, है ना, जान करके हम उसको बोल सकते हैं, या हम लोग लिखते समय उसके नाम के साथ प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन स्वयं के लिए वो अपने लिए प्रयोग नहीं करेगा वो, ठीक है। तो ये होता है आपके, जैसे आईएएस है, एमबीबीएस है ना, डॉक्टर की उपाधि है, ठीक है, आपके शिक्षा है, या आप जो भी आप शिक्षा ग्रहण करते हैं ना, आप स्वयं के बारे में लिख सकते हैं आप, है ना। अगर जैसे नाम लिखते देखना नीचे में से बीएससी भी लिख सकते हैं, अगर आप बीएससी की हैं तो। पहले लिखा जाता था, क्योंकि बीएससी और बीए भी बहुत बड़ी उपाधि होती थी पहले भाई। गांव ग्रामीण स्तर पर यदि कोई बीएससी कर लिया मतलब एक प्रकार से बैचलर डिग्री है वो। अब आजकल तो सब गांव के हर बच्चे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो पहले आप कैसे लिखा जाता था, ठीक है, अब आजकल ऐसे नहीं लिखा है। या ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे आपके कोई पद है उसमें सीए लिख देते हैं नीचे में। आजकल तो शादी के कार्ड में भी लिखा रहता है ऐसा, ध्यान दिए हैं। अरे जैसे लड़का कुछ पढ़ा है तो नीचे में जैसे वो सीए है तो लिखा रहता है ऐसे बाजू में चार्टर्ड अकाउंटेंट, समझ में आ रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सब चीज क्या है, ये इनको हम प्रयोग कर सकते हैं, सेवा और शिक्षा से संबंधित जो उपाधि है, ठीक है। इसके अलावा आपको और किसी भी प्रकार की अगर उपाधि दी जाती है तो उसको हम प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही बोला गया है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये समाज में क्या लाता है, भेदभाव लाता है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं हम लोग 14 से 18 तक के, तो ये 18 ही तो है ना, ठीक है। तो समाज में किसी भी व्यक्ति को, है ना, या किसी अन्य वर्ग के साथ क्या ना हो, भेदभाव ना हो, इस भाव को समाप्त करने के लिए आपकी ये उपाधियों को किया गया है, ठीक है। दूसरा इसका फैक्ट है, ठीक है, कि राज्य अलंकार का प्रयोग भी नाम के साथ नहीं किया जाना चाहिए। ये आपके सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, साथ नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि देखो राज्य सरकार अपने राज्य स्तर के सम्मान देते हैं, उसको बोलते हैं राज्य अलंकार, ठीक है। जैसे केंद्र सरकार का राज्य अलंकार 4 है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, जानते हैं, नाम सुने हैं सब चीज। तो उस, है ना, वो अगर उपाधि किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में आप में से किसी को देंगे, पद्मश्री जैसे देंगे, तो आपको उपाधि भारत सरकार जरूर दिया है, सम्मान दिया है, लेकिन उस उपाधि का प्रयोग आप अपने नाम के साथ प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आपके देखो पद्मश्री तीजन बाई, ये मैं लिख सकता हूं, मेरे को लिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन तीजन बाई अपने नाम के साथ नहीं लिखेगी, ये समझ में आ रहा है। अब इसमें जब सुप्रीम कोर्ट में गया ना तो पूछा गया कि भाई जब भारत सरकार दे रहा था हम क्यों नहीं लिख सकते, तो बोला कि ये आपके क्या है, समाज में भेदभाव करता है। मतलब एक व्यक्ति अगर इसको लिख रहा है, मतलब क्या है, बाकी व्यक्ति अपने आप को क्या समझेगा, निम्न स्तर के समझते हैं। अगर जैसे आप ही में से कोई बैठे यहीं पास, ठीक है, अगर अपने नाम के साथ ये प्रयोग करेंगे, ठीक है, अगर कोई साइन करवा रहे हैं, ठीक है, और बाकी लोग सामान्य नाम लिखेंगे तो इनको थोड़ा विशेष दर्जा नहीं मिलेगा। तो ये विशेष दर्जा ना मिले, इसके लिए आपके क्या है, सभी व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो या समान सम्मान दिया जाए, इसके कारण इसके नाम का प्रयोग हम इसके साथ नहीं करना चाहिए। हम लोग लिखते समय भले लिख सकते हैं, अलग बात है, वो अपने नाम के साथ प्रयोग नहीं करेंगे। या जैसे भारत रत्न अब्दुल कलाम,
ठीक है, वो अपने नाम के साथ प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग भले बोल सकते हैं बोलचाल की भाषा में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि भाई जब दे रहे हैं सरकार तो हम क्यों नहीं लिख सकते। तो उन्होंने बोला कि क्या करता है समाज में या व्यक्ति या वर्ग के आधार पर क्या करता है, ये भेदभाव लाता है, ठीक है। नहीं लिख सकते ऐसा नहीं, विरोधाभास वाली बात नहीं है, लेकिन आप लिख नहीं सकते, ये बोला गया है ये, ठीक है। तो यदि किसी को अगर मिलता है राज्य अलंकार, है ना, राज्य अलंकार मतलब पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, इसके अलावा आपके हमारे स्वयं के राज्य के बहुत सारे अलंकार हैं, 26-27 प्रकार के क्या देते हैं, पुरस्कार देते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार, पंडित रविशंकर शुक्ल, वीर नारायण शुक्ल पुरस्कार, सुने सब नाम। 26 प्रकार के आपके 26 से 27 प्रकार के आपके पुरस्कार है छत्तीसगढ़ राज्य का, ठीक है। बिलासाबाई केवटिन पुरस्कार जानते हैं, मछुआरा वर्ग को दिया जाता है, ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार, ठीक है, ये सब चीज। फिर इसी में आपके एक तीसरा है ना व्याख्या और है कि यदि किसी भारत के किसी नागरिक को किसी अन्य देश से सम्मान दिया जाता है तो वो व्यक्ति जो है आपके भारत सरकार से है ना बिना अनुमति के सम्मान नहीं लेगा। मतलब ये है कि यदि आप कोई बहुत अच्छा काम किए, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, आप पढ़ाई क्षेत्र में अच्छा काम किए हैं, फिल्म क्षेत्र में अच्छा काम किए हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देश आपको क्या देता है, मानक उपाधि देता है या सम्मान देता है। तो उस सम्मान को यदि आपको प्राप्त करना है तो आप भारत सरकार के अनुमति से ही प्राप्त करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, यूएस में आपको कोई सम्मान दिया, मान के चलो, है ना, कि आपको आप फिल्म मेकर है या कोई अभिनेता या अभिनेत्री हो सकते हैं, ठीक है। तो भारत के कोई आपके क्या है अभिनेता को आपके यहां क्या देने वाले हैं, पुरस्कार। तो ये जो व्यक्ति पहले आपके भारत सरकार से पूछेगा कि मेरे को यहां सम्मान दिया जा रहा है तो मैं लेने के लिए जाऊं कि नहीं जाऊं, तो भारत सरकार फिर अनुमति देगा कि हाँ जा सकते हो, तब जाकर के ये लेने जाएगा यहां। समझ में आ रहा है? एक प्रकार से औपचारिक ही है, मना तो नहीं करेगा ना भारत सरकार कि नहीं नहीं लेना है करके, लेकिन ये पूछना क्या है, अनिवार्य है। बिना पूछे आप किसी अन्य देश से उपाधि नहीं ले सकते हैं। तो इसका मूल भावना समझ में आ रहा है। अनुच्छेद 18 क्या बोल रहा है, उपाधियों का अंत, मतलब किसी भी स्तर पर किसी भी सरकार के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा यदि आपको स्पेशल उपाधि देता है तो उस उपाधि को आप अपने नाम के साथ प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये समाज में क्या कर लाता है, भेदभाव लाता है ना, चाहे लिंग के आधार पर हो, चाहे वर्ग के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, ठीक है। इसके आधार पर क्या करता है, ये भेदभाव करता है। इसी कारण इसको आपको प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। मिला है सम्मान, अच्छी बात है, आप रखिए घर में सजा करके, ठीक है। कोई आएंगे तो उसको दिखाइए, लेकिन आप अपने नाम के साथ प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर में क्या बताएं उसको लिख लो, ठीक है, कि विदेश से प्राप्त सम्मान को नागरिक लिख लो यहां पर, है ना, को नागरिक, क्योंकि किसी को भी मिल सकता है तो नागरिक लिखिए, है ना। तो नागरिक कमिंग भारत सरकार, है ना, विदेश से प्राप्त सम्मान को नागरिक भारत सरकार के अनुमति से ही प्राप्त करेगा, है ना। यहां पर जो ही शब्द है जानते हैं, हिंदी पढ़ चुके ना, क्या है ये, बलवाची शब्द है, ठीक है। विदेश से प्राप्त सम्मान को नागरिक भारत सरकार के अनुमति से ही प्राप्त करेगा, मतलब इसके बिना अनुमति से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये है आपके उपाधियों का अंत, समझ में आ गया। तो समानता का अधिकार आपके समाप्त होते हैं। अब आपके आते हैं दूसरा नंबर, कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ऊपर कर दें, जो लोग बाद में आए इतना देख के लिख लेना, चलो ठीक है। बी नंबर में लिख रहा हूं ना, स्वतंत्रता का अधिकार। अभी 4 दिन के बाद आप लोग मनाने वाले हैं, नहीं मनाने वाले हैं, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये आपको मिलेगा अनुच्छेद कहां से कहां तक है बताइए, हाँ, अनुच्छेद 19 से लेकर के आपके 22 तक, है ना। 4 आर्टिकल है, 19, 20, 21, 22, 4 अनुच्छेद है इसमें, ठीक है, अनुच्छेद है ये, है ना। क्या चीज, आप लोग आएंगे तो हम करवा लेंगे, आप लोग आएंगे तब ना भाई, है ना। और दूसरा ये है, लेकिन मैं ही उधर जाता हूँ, मैडम के साथ में चला जाता हूँ हर साल, तो ठीक है, वहां झंडा फहराने के लिए, ठीक है।
चलो आप लोग अगर बोलेंगे तो इस बार थोड़ा देखते हैं, ठीक है। अगर हाँ वही तो, अब आप भी पंचायत वाली हो तो बहुत सारे लोग इधर आसपास के गांव वाले हैं तो गांव में ही देखते हैं नाच गाना प्रोग्राम जो होता है गांव के स्कूल में होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, इधर बसा के रखो, ठीक है। चलिए, स्वतंत्रता का अधिकार आपके अनुच्छेद 19 से 22 तक है, ठीक है। तो अब आपके आते हैं अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे भी आर्टिकल आपके 19 स्वतंत्रता संबंधित अधिकार है, सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट है। देखते हैं चलिए इसके बारे में क्या क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 19 इन्हीं लोग के एक जने को चीफ गेस्ट बनाना पड़ेगा फिर मुझे, है। चलिए 19 में आपके क्या है, तो इसमें आपके है वाक एवं, है ना, अन्य विषयक, वाक मतलब होता है बोलना, है ना, अन्य विषयक संबंधित, है ना, वाक एवं अभिव्यक्ति, ऐसे भी लिखेगा वाक एवं अभिव्यक्ति, हाँ वाक एवं अभिव्यक्ति से संबंधित, हाँ ये स्पेशल 19(1) में, इसी कारण इसको मैं यहां पर, चलो आगे भी लिख लेंगे, वाक एवं अभिव्यक्ति, है ना, विषयक, विषयक स्वतंत्रता। इसमें बहुत सारे स्वतंत्रता है ना, केवल एक नहीं है, ठीक है। और ये आपको मिलेगा आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत आपके क, ख, ग, घ, अंग, च और छ। एक और आएंगे ना, च हटेगा इसमें। तो इस प्रकार से आपके 7 प्रकार के क्या दिए गए हैं, आपको अधिकार दिए गए थे, है ना। एक एक को डील करते हैं, पूछा जाता है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आपके 19(1) का, यह आपके बोलता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। वाक मतलब होता है बोलना, अभिव्यक्ति मतलब होता है आपके विचार, है ना, विचार के आधार पर आपके, है ना, किसी भी व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं वो अब अभिव्यक्त करना होता है, मतलब बोलना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आपके वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है ना, वाक, वाक मतलब आपके आपके बोलने की आजादी है। भाई आपके बोलने की आजादी कोई छीन सकता है क्या, नहीं छीन सकता है, ठीक है। हाँ एक चीज और ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना, ये आपके युक्ति युक्त प्रतिबंधनों से घिरा हुआ है, एब्सुलेट नहीं है। एब्सुलेट मतलब होता है कि अंतिम स्वतंत्रता नहीं है, थोड़ा समझिए इसको, मतलब, है ना। देखो स्वतंत्रता संबंधित जो अधिकार है, वे जो अधिकार है वो अंतिम अधिकार नहीं है, युक्ति युक्त प्रतिबंधनों से घिरा हुआ है। इसका मतलब यह है कि आपको जो अधिकार दिए गए स्वतंत्रता का, ठीक है, उसका आप मनमाने तरीके से उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या है, युक्ति युक्त प्रतिबंधनों से घिरा हुआ है। मतलब यह है कि सरकार के अगर काम में आप टांग लड़ाएंगे, मतलब सरकार के कार्यों को अगर आप बाधित करेंगे, या फिर आपके देश के एकता और अखंडता को तोड़ने संबंधित अगर कुछ गतिविधि में शामिल रहेंगे, समझ में आ रहा है, या फिर ऐसा कोई गैर कानूनी काम करेंगे जिससे देश के कानून व्यवस्था अगर क्या हो, प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन में आपकी स्वतंत्रता को सरकार क्या कर सकती है, छीन सकती है। समझ में आ रहा है। मतलब यह है कि ये जो स्वतंत्रता का अधिकार मिला है वो आपके अंतिम अधिकार नहीं कि आप कुछ भी कर लेंगे। अब जैसे बोलने का आजादी, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि रात दिन आप सरकार को गरिया रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, या किसी दूसरे व्यक्ति को आप गरिया रहे हैं। बोलने की आजादी है, लेकिन वहां तक के जहां से आपके किसी व्यक्ति को क्या ना हो, ठेस ना पहुंचे, या मानहानि संबंधित आपके प्रॉब्लम ना उत्पन्न ना हो, तब तक आप बोल सकते हो, ठीक है। अब जैसे अभी आप देख लीजिए, अभी सीजीआई प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है। एक समय के बाद आपके सर से पानी ऊपर गया तो फिर आप गाली गलौज में उतर गए सब। जैन जी नहीं देखे हैं, मोदी जी को गरियाना चालू किया, उसके माँ बाप को गरियाना, दुनिया भर का नहीं देखे हैं, ठीक है। तो क्या है कि स्वतंत्रता का अधिकार तो है, आपको बोलने का आजादी है, लेकिन आप ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे किसी को ठेस पहुंचे। समझ में आ रहा है जो बताना चाह रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं युक्ति युक्त प्रतिबंधन, है ना। मतलब यदि आप देश के कानून व्यवस्था को अगर आप प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है, तब भी आपको क्या करेंगे, आपकी स्वतंत्रता को छीन लेंगे।
अब जैसे आपके कई लोग को देखना दारू वारू पी करके रोड में जाम करना चालू कर देते हैं, है ना, हो हल्ला नहीं करते हैं, देखेंगे। अब वो क्या कर रहे हैं भाई, देश के जो आवाज आई है कानून व्यवस्था उसको क्या कर रहा है, वो बाधित नहीं कर रहा है, तो उसको व्यक्ति को लेकर के आएंगे सीधा जेल में। आपको आजादी तो है भाई, घूमने का आजादी है, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का आजादी है, सब चीज करने का आजादी है, लेकिन आप रोड में क्यों करेगा, घर में बैठ के बोलो जितना बोलना है आप, ठीक है, जो बड़बड़ाना है वो आप घर में करो अपने। तो ये आपके सबसे पहला आपके क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने और अपने विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। और यहां पर भी ध्यान रखेंगे, यहां विचार मतलब होता है आपकी, व्यक्ति मतलब होता है विचार, आप किसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका व्यक्तिगत विचार है वो। ऐसा नहीं कि आप भेड़ चाल के तरह चलेंगे, मतलब यह है कि किसी भी सरकार, किसी भी संस्था, किसी भी धर्म, किसी भी व्यक्ति, चाहे अपने खुद के बारे में, खुद के मां बाप के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके स्वयं की विचार है वो। समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि मेरे मां बाप लोग बोल रहे तो सही होंगे, ऐसा थोड़ी ना है, आपका लॉजिक भी तो काम करना चाहिए ना भाई। समझ में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं आपके विचार। दूसरा आपके हैं 19(1) खा, क्या है ये निरायुद्ध सम्मेलन, निरायुद्ध सम्मेलन या शांतिपूर्ण जिसको बोलते हैं ना, निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार। अच्छा, पहला वाला अधिकार में 2-3 चीज ध्यान रखेंगे, हमको इसके तहत हमको झंडा फहराने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। मीडिया की स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं आपके प्रेस की स्वतंत्रता है। तीसरा आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आरटीआई, है ना, ये हमको मिला हुआ है, नहीं ठीक है, हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये 3 चीज को आप याद रखेंगे, किसके अंतर्गत, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमको झंडा फहराने का अधिकार है। मतलब आप एज अ नागरिक, भारत के नागरिक के रूप में आप भारत के झंडा को क्या कर सकते हैं, अपने घर में फहराइए, आप इधर खोज के चलिए, चाहे किधर भी खोज के चलिए, आपके ऊपर है, ठीक है, आपको आजादी, लेकिन उसका अपमान नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना। अब आजकल आप देख लीजिए छोटा छोटा झंडा आ चुका है, ठीक है, 15 अगस्त मनाएंगे, उसके बाद आपको रोड में पड़े पड़े मिलेगा आपको, तो ये गलत बात है ना भाई। अगर आप उसको संभाल नहीं पा रहे तो आप, है ना, उसका यथास्थान दे दीजिए जहां रखना है, लेकिन आप इधर उधर ना फेंके। समझ में आ रहा है। दूसरा आपके मीडिया की जो स्वतंत्रता है इसी के अंतर्गत मिला है, मतलब जितने भी आपके प्रेस है, जैसे अभी आप प्रेस वाले बनना चाहते हैं तो आप एक ठो माइक लीजिए, मोबाइल तो है ही, फिर चालू हो जाइए, आजकल वैसे चल रहा है ना भाई, ठीक है, ये देखो जेएनजी प्रोटेस्ट चल रहा है, ये हुआ वो हुआ फलाना ढेकाना, ठीक है, तो ये भी आपकी स्वतंत्रता कौन देता है, आर्टिकल 19(1) देता है, ठीक है। और तीसरा आपके क्या है, आरटीआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है ना, ये पूछा जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ठीक है। बताइए क्या होता है सूचना का अधिकार। हाँ, ये इन लोग को पूछ रहा हूं, आप तो खैर उस विभाग में ही हो, बताइए क्या होता है सूचना का अधिकार। ये इतना पावरफुल कानून था, है ना, अभी फिलहाल इसको थोड़ा कमजोर कर दिया गया है, जिस समय लाया गया था बहुत पावरफुल कानून था। मतलब ये है कि आप एज अ नागरिक, ठीक है, आप सरकार से आप प्रश्न पूछ सकते हैं या सरकार के अकाउंटेबिलिटी तय कर सकते हैं कि सरकार जो काम कर रहा है वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर आपके जिला में अगर कोई भी अगर योजना आया हुआ है तो उस योजना की अगर आपको जानकारी लेना है कि उस योजना के अंतर्गत कब आया था, कितना पैसा आया था, कितना खर्चा हुआ, अब तक के कितने काम हुए, वो सारी चीज जानकारी कहां से मिलेगा, आरटीआई कानून के अंतर्गत मिलता है। समझ में आ रहा है। इसी कारण आपके जो प्रशासनिक व्यक्ति है सबसे ज्यादा डरते हैं इसी से कि कोई क्या ना लगा दे, आरटीआई ना लगा दे, ठीक है, इनके ऊपर लगाओ सबके सब आरटीआई, ठीक है, इनके पंचायत में, कि पंचायत में आपके जो भवन निर्माण क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना आया है, ठीक है, कितना बना है और कितना गब्भा हुआ, ठीक है ना, है ना। तो ये क्या है, आरटीआई कानून जो है आपके बहुत पावरफुल था, अभी वर्तमान में अब एकदम ना के बराबर, इसको जो क्षमता था ना, मतलब सरकार को अकाउंटेबिलिटी का, इसको अब थोड़ा कम कर दी, है ना। हाँ, ग्रामीण स्तर पर आपको मालूम नहीं। दूसरा ये कि अगर आप लगा भी लेंगे तो सरपंच और पंच के द्वारा आपको पीट पाट देंगे, ऐसा घटना होता है ना। मतलब सरपंच के द्वारा नहीं बोल रहा हूं, इनडायरेक्ट रूप से, मतलब किसी के माध्यम से पिटवा देंगे आपको, ठीक है, ऐसा सब कंडीशन होता है। तो आप लोग को आगे चल करके आपकी ये एक्टिविस्ट बनना है भाई। आप सरकार से जवाबदेही कौन तय करेगा, आप ही लोग तो तय करेंगे ना कि सरकार ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब पता चला कि सरकार में जाने के बाद आप ही लोग भ्रष्टाचार चालू कर दिए हो, तो ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है।
चलो वो तो समय बताएगा, है कि नहीं, कि हमारे अंदर कितनी ईमानदारी है और नहीं है, जब हम उस पद में जाएंगे तो। ठीक है, पहले से उसको तय नहीं करते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसको समझना है आपको। दूसरा आपकी क्या है, निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार, मतलब इसको बोलते हैं कि शांतिपूर्ण सम्मेलन का आपको अधिकार है। यदि आपकी बात सरकार नहीं सुन रही है तो आप सरकार के खिलाफ क्या कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। जेएनजी प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्ण या निरायुद्ध। निरायुद्ध मतलब होता है आपके तलवार भाला चाकू छुरी लेके नहीं जाना है, ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहा है करके, समझ में आ रहा है ना। निरायुद्ध मतलब शांति तरीके से, ठीक है, ताकि सरकार के जो कानून व्यवस्था है उसको चुनौती ना मिले। कर ही रहे थे आप लोग, बड़ौदा बाजार का उदाहरण बता रहा हूं, 2 साल पहले इधर हो रहा था निरायुद्ध सम्मेलन। कितना समय आपके युद्ध वाला सम्मेलन होगा, फूंक दिया आपके कलेक्टर ऑफिस को, नहीं हुआ था, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा सम्मेलन नहीं करना है ना भाई, जिसमें आपके लोगों को भड़का करके भड़ा करके फिर आप, ठीक है, देखिए कितना बड़ा बिल्डिंग को कितना सारा गाड़ी उसमें फूका गया था। ठीक है, अभी भी आपके वीडियो आते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या नहीं करना है, सम्मेलन नहीं करना है। ठीक है, सम्मेलन कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, इसी के अंतर्गत ना आपके सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट का भी अधिकार दिया गया आपको। जैसे आप कोई जॉब में है, सरकार अगर आपकी बात नहीं सुन रही है, ठीक है, तो आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। प्रोटेस्ट क्या बोलेंगे, प्रदर्शन ही बोलेंगे, है ना, एक प्रकार से सरकार के खिलाफ। जैसा हड़ताल है, हाँ हड़ताल बोलेंगे एक प्रकार से, है ना। हड़ताल की आपको क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, लेकिन वही है कि आपको नियम के अंतर्गत रह करके हड़ताल करना है, उसके एक प्रक्रिया होगा। ऐसा नहीं कि जैसे सरकार के खिलाफ कर रहे हैं तो आपको पहले लेटर देना पड़ेगा सरकार को, जहां आप करना चाहते हैं वहां आपको आवेदन देना पड़ेगा। सब चीज एक प्रक्रिया के माध्यम से होगा। ऐसा नहीं कि ना आज आपको दिमाग में आया कल से हड़ताल में चले गए, ऐसा नहीं। ठीक है, हाँ, आप विभाग को देंगे, अपने जिला को देंगे, वहां के एसपी ऑफिस को देंगे, सब चीज एक प्रक्रिया के माध्यम से होगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपके निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या है, 19(1) क ख ग, संघ या समूह बनाने का अधिकार, है ना। संघ या समूह बनाने का अधिकार। ठीक है, यहां पास लिख लेना, हड़ताल का अधिकार है। अच्छा, पुलिस वालों को तो नहीं है, और ध्यान रखेंगे पुलिस वालों को इसमें क्या ना बहुत सारे जो अधिकार है वो नहीं मिलता है, क्योंकि भाई कानून व्यवस्था को कौन संभालता है, पुलिस संभालता है, और पुलिस अगर हड़ताल में चले जाएगा फिर कौन संभालेगा, वो विभागीय स्तर पर ही होता है। ठीक है, वो लोग कुछ नहीं। अभी बीच में बात उठी थी कि हम लोग हड़ताल करेंगे ये वो करके, तो पुलिस वालों को अधिकार है, संविधान के अंतर्गत ही क्या दिया गया है, प्रावधान कर दिए गए कि पुलिस वाले क्या नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हड़ताल का अधिकार हो गया। ठीक है, दूसरा आपके संघ या समूह बनाने का अधिकार, तो इसमें आपके जैसे आपके राजनीतिक पार्टी, वो भी आपके बनाने का अधिकार है। राजनीतिक दल इसी के माध्यम से बनता है। एनजीओ वगैरह जैसे बनते हैं ना, जानते हो। ठीक है, नॉन क्या बोलते हैं, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो वो जो आपके बनते हैं एनजीओ है, राजनीतिक पार्टी या अन्य जो समूह है या संस्था अगर आप बनाते हैं तो इसके अंतर्गत आप बना सकते हैं। जैसे हम लोग इतने साले हैं, हम लोग मिलकर के कल से समूह बना सकते हैं, पैसा जमा करने वाला, है ना, है ना, 100 रुपए जमा करेंगे मंथली का। ठीक है, बाद में फिर उसको फिर ब्याज वाला काम चालू कर देंगे। गांव में होता है कि नहीं होता है, तो वो भी आपकी इसी के अंतर्गत है। ठीक है, दूसरा है कि हम लोग चाहे तो राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं लोकल स्तर पर, कि अगले साल के चुनाव में हम लोग बलौदा बाजार का आपके ना म्युनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ेंगे करके। बना सकते नहीं बना सकते, बना सकते हैं, हमको अधिकार है। ठीक है, तो जो राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल बनते हैं आपके इसी के अंतर्गत। तो वही काम करना होता तो इधर क्यों आते। ठीक है, देखो समय और परिस्थिति है जो भी करवाता है कि नहीं। अभी तो हम नहीं सोचे राजनीति के बारे में, भविष्य में देखेंगे। ठीक है, लेकिन राजनीति एक दलदल है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप उसमें घुसेंगे तो सबसे पहले आपको ना अपने जो मान सम्मान मर्यादा और आपका जो जमीर है इसको पहले बेचना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आप राजनीति में जाइए। अगर वो चीज है ना, हाँ वही आत्मसम्मान वाली बात है। और अगर वो चीज अगर नहीं बेच सकते तो मत जाइए राजनीति में, क्योंकि आपको बहुत सारे परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, गाली गलौज भी खाना पड़ेगा, कभी मार भी खाना पड़ेगा। राजनीति का मतलब क्या है, ठीक है, सब चीज आपको झेलना पड़ेगा।
ठीक है। अच्छा, आप कितनों भी सही कर लो, जनता के सामने में आप क्या रहेंगे, बुरा ही रहेंगे। ठीक है। और राजनीति का लाभ केवल 5 साल मिलता है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है। अगर आपकी सरकार आएगी तो 5 साल आप राज करेंगे। ठीक है। और अगर आप बहुत बड़ा भ्रष्टाचार वगैरह किए तो अगले साल वाले सरकार आपको अंदर भी करेगा जेल। समझ में आ रहा है। तो राजनीति में जाने का जो फैसला एकाएक नहीं होना चाहिए, पहले सोच लो, समझ लो। देश का परिस्थिति देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। ठीक है। हाँ, लेकिन पढ़े लिखे लोग जाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है। अनपढ़ लोगों को तो हम ही लोग चुन रहे हैं, नहीं चुन रहे हैं, चुन रहे हैं ना भाई। तो पढ़े लिखे लोगों को चुनने में क्या दिक्कत है। आप इस बार है ना इधर का पद इस्तीफा देकर के उधर लड़ लेना। अच्छा, हाँ, फिर तो फुल कोलेब्रेशन चलेगा फिर तो है। अरे भाई, ये वहां की सचिव, ठीक है, और मिस्टर अपना सरपंच है ना, पूरा फिर जो शासन प्रशासन चलाना है दोनों मिलकर के चलाएंगे। क्या दिक्कत है बताइए। अच्छा, तो अगले साल चांस है, मतलब है कि नहीं। चलिए, है ना। तो शुभकामनाएं हमारा, अगर हमारा वोट बन पाएगा तो हम भी चले जाएंगे वोटिंग करने के लिए। ठीक है। चलिए, अब आप क्या आते हैं 19(1) क ख ग घ। ये क्या है, आपको किसकी आजादी देता है, विचरण, है ना, घूमने की आजादी, घूमने की स्वतंत्रता। ठीक है। तो ये हमको देता आपके विचरण की स्वतंत्रता, है ना। अब फिर से वही बातें हैं, ध्यान रखेंगे। देखो, इसमें जो लिखा हुआ है आर्टिकल 19, है ना, ये हम पढ़े हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। और स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब होता है कि आपकी युक्ति युक्त प्रतिबंधनों से घिरा हुआ है। मतलब ये है कि आपको स्वतंत्रता है हर चीज की, लेकिन आपके अंतिम स्वतंत्रता नहीं है। सरकार उसको क्या कर सकती है, प्रतिबंध कर सकती है। जैसे विचरण का अधिकार है, घूमने की स्वतंत्रता है। अब आप बोलेंगे कि सरकार जिसको प्रतिबंध किया है उस क्षेत्र में मैं घूमने जाऊंगा, तो ये क्या है, गलत बात है। आपके ऊपर क्या होगा, कानूनी कार्रवाई होगा। समझ में आ रहा है। जैसे अभी आपके ना ये वाटरफॉल, अगर कुछ कुछ वाटरफॉल को अभी प्रतिबंध करते हैं। मैं गरियाबंद का सुना, पिछले बार बंद किए थे, है ना। 1-2 जो वाटरफॉल है उसमें क्या है कि अभी जैसे पानी वानी ज्यादा रहेगा तो अभी 1-2 महीने तक उसको क्या कर देते हैं, आपके जिला प्रशासन उसमें प्रतिबंध लगा देगा, किसी का हो जाए। अब आप बोलेंगे कि मेरे को वहीं जाना है, तो ये तो आपकी क्या है, मनमानी हुआ ना भाई। ठीक है। तो अगर सरकार बोले कि अभी प्रतिबंध है तो नहीं जाना है भाई। अब आप बोले कि नहीं मेरे को जाना है, और अगर पहुंच भी गए गलती से, अगर सरकार के हाथ में आ गए, तो आप कहां जाएंगे, जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो यही चीज है, विचरण मतलब घूमने की आजादी है, लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्र में आप घूमने नहीं जाएंगे, जिसमें सरकार क्या किया है, प्रतिबंध किया है। समझ में आ रहा है। वहीं आपके देखो, संघ या समूह बनाने का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। आप अभी बताए हो, मैं बना सकते हो, लेकिन आप अंदर अंदर देश को तोड़ने वाले समूह बना रहे हो, आतंकवादी गतिविधि वाला। समझ में आ रहा है कि आप किसी को व्हाट्सएप के माध्यम से इधर उधर बम फोड़ेंगे, वो करेंगे करके आप लिंक नहीं बनाते, पिक्चर देखे उसमें होता है ना। तो ऐसा समूह नहीं बनाना है जिसमें आपके देश को आंतरिक सुरक्षा को क्या मिले, चुनौती मिले। ऐसे हमको समूह या संगठन नहीं बनाना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि उस दिन का घटना बता रहा हूं, जिस दिन आपके यहाँ कलेक्टेड ऑफिस में क्या हुआ था, आगजनी हुआ था। ठीक है। तो उस दिन हो सकता है आपके कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो व्हाट्सएप में एक दूसरे को बहुत मैसेज किए होंगे कि आजा भाई, तुरंत जल्दी आजा, इधर तोड़ फोड़ चल रहा है, हम लोग भी करेंगे, पेट्रोल लेके आ, ये लेके आ, वो लेके आ, हाँ, है ना। ठीक है। लाठी लेकर के आ, डंडा लेकर के, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो अगर आप ऐसे समूह में अगर आप ग्रुप बनाए हैं और ऐसे अगर चैटिंग कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, देश को तोड़ने वाला है। ठीक है। और उसके बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने लोग रहेंगे ना, सबके सब अंदर फिर। समझ में आ रहा है। क्योंकि आपने पूरा चैटिंग किया ना, और चैटिंग के माध्यम से जितने लोग समूह जुड़े हैं सबके सब देखे हुए हैं। अब आप जाए चाहे मत जाए उस दिन के लड़ाई झगड़ा में, लेकिन अगर पुलिस आपके यहाँ आया है, अगर आप समूह में हैं, तो आप भी अंदर जाएंगे ही जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग गए भी थे, आपको पता है। देखो, जो लोग गलती के लोग गए अलग बात है, जो लोग नहीं किए थे वो लोग भी अंदर गए थे। क्योंकि जब ऐसे कंडीशन आता है ना, बलवा वाला कांड, तो इसमें गेहूं के साथ गूंद पिसाना अनिवार्य है। समझ में आ रहा है कि जो लोग कुछ भी नहीं किए वो लोग भी अंदर जाते हैं। ठीक है। हमारे गांव का एक घटना बता रहा हूं, बस का ना वो हुआ था एक्सीडेंट, एक बच्चे को, है ना, रेत दिए थे। तो उसमें क्या हुआ था कि उसको एक्सीडेंट होने के बाद आपके बलवा कांड हो गया। बलवा मतलब पूरा गांव वाले लोग मिल करके, है ना, बस ड्राइवर वगैरह को मार दिए, बस को जला दिया। पुलिस उधर आए तो पुलिस वाले भी बात नहीं बोले, पुलिस वाले को पीट पाट दिए। अब पुलिस वाले को जब पीटे तो लोग पूरा फिर, है ना, वहां के जो आर्म फोर्स थे, है ना, सीआरपीएफ वाले, उनको पूरा गांव लाए। और उसके बाद अब गांव वाले की हालत खराब, मैं तो खरीदार था उस समय। ठीक है। उसके बाद, है ना, हाँ, मैं तो मतलब 2016 की बात है, मैं उधर कोचिंग कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि जब
फोर्स वाला है ना, कमिंग कमिंग, बैठो, आओ इधर सामने आओ, थोड़ा खसक जाओ, ठीक है, सामने बैठोगे उधर बैठोगे पीछे, हाँ चलो उधर ही बैठ जाओ, ठीक है। तो उसके बाद जब आर्म फोर्स जब आए ना, तो गांव गांव के घर घर में पठौओं में जा जो घुस रहे थे, मतलब जो घुसे थे ना उसको निकाल के लेके गए थे, मैं सही बता रहा हूं, रियल। मतलब जो लोग किए थे वो लोग तो खैर गए, बहुत सारे लोग जो कुछ नहीं किए थे बेचारे लोग डर के कारण पठौओं में घुसे थे, वो लोग भी गए। भाई आप कुछ नहीं किए थे, आपके ऊपर थोड़ी ना एक्शन होगा, समझ में आ रहा है। तो बता रहे थे उस समय ना, तो मेरे गांव से लगभग लगभग कितना 52-53 लोग गए थे, बाद में सुनवाई होते होते आपके 6-7 लोग बहुत लंबे समय तक थे जेल में। तो ये आपके होता है सब चीज है ना। एक चीज और ध्यान रखेंगे, कभी भी पंगा लेंगे तो सरकार से पंगा नहीं लेना है, समझ में आ रहा है, क्योंकि जब सरकार की चलती तो किसी की नहीं चलती है, मैं बता रहा हूं, वो सारा चीज सरकार के हाथ में होता है। अगर सरकार ठान लिया आपको बर्बाद करना है तो आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप अगर सरकार से पंगा लेंगे तो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है। देखो प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है, ठीक है, लोकतंत्र के आपके ये हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सरकार से एकदम वो स्थिति में है, युद्ध की स्थिति में। तो कई बार होता क्या है कि सरकार आपके खिलाफ ऐसे ऐसे षड्यंत्र करेंगे ना कि आप छूट नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पहले उस पद या पावर में चले जाइए कि आप सरकार से क्या कर सको, बैलेंस बना सको, है ना। अगर आप बहुत निम्न स्तर के तो सरकार आपको डायरेक्ट अंदर ही कर देंगे। अच्छे अच्छे लोग अभी अंदर है, आपको पता है, अरविंद केजरीवाल सीएम थे तो अंदर किए थे, हेमंत सोरेन के अंदर करके रखे थे, सीएम थे वो, समझ में आ रहा है, ठीक है। और कौन से राज्य के, 1-2 राज्य का, और मतलब ये जो मुख्यमंत्री पद में रहते हुए इनको अंदर करवाए थे केंद्र सरकार। आप सोचो, जब मुख्यमंत्री जैसे नहीं बज रहे तो आप कौन से खेत की मूली है, बताइए। समझ में आ रहा है जो बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। एक एक चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ये सारे चीज। चलिए चलते हैं आपके आगे। 19(1) क ख ग घ अंगा, क्या है इसमें, हाँ ठीक है, बस जाने की आजादी है ना, निवास संबंधित है ना स्वतंत्रता, है ना, इसको बोलते हैं आपके बस जाने की आजादी। बस मतलब वो गाड़ी वाला बस नहीं है ना, ठीक है, कहीं मत निवास करना है ना, बस जाने की आजादी। तो ये भी आपकी स्वतंत्रता है। भारत के आप निवासी, तो भारत के किसी भी क्षेत्र में क्या हो सकते हैं, भारत संघ में आप कहीं भी जाकर के निवास कर सकते हैं, ठीक है, जमीन वगैरह ले सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात, जहां आपके प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां जाकर के आप नहीं बसेंगे, वहां का आप जमीन वगैरह नहीं ले सकते। जैसे उदाहरण के रूप में आपके जो उत्तर पूर्व राज्य है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन क्षेत्रों में आपके कुछ जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, मैं आप लोग को अनुसूची 6 पढ़ाया हूं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहां के कुछ क्षेत्र है जिसको हम लोग अनुसूचित घोषित किए। तो यहां जाकर के आप बस तो सकते हैं, है ना, एज अ माइग्रेंट के रूप में, लेकिन वहां आप जमीन नहीं ले सकते हैं क्योंकि वहां का रूल है ना। हाँ वो भी होता है। और दूसरा ये देखेंगे हमारे सामान्य क्षेत्र में भी होता है कि जो अनुसूचित जनजाति का जो जमीन है उसको अदर वर्ग वाले नहीं ले सकते। आपको पता है, अनुसूचित जनजाति की जमीन को केवल अनुसूचित जनजाति व्यक्ति ही ले सकता है। ये नियम बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, क्योंकि इससे जो आपके सामान्य वर्ग है उसके द्वारा जो अनुसूचित जनजाति वर्ग है, ये जो शेड्यूल है, उस क्षेत्र में आपके अतिक्रमण ना किया जाए, ठीक है। इस चीजों को ध्यान में रखते हुए ये नियम कानून बनाए गए हैं, ठीक है। तो जैसे इसके पहले आपके देखो 2019 के पहले आपके जम्मू कश्मीर में आप जाकर के आपके रह तो सकते थे एज अ माइग्रेंट के रूप में, लेकिन वहां के आप निवासी नहीं बना सकते थे, पता है आपको। वहां आप जमीन नहीं ले सकते थे, वहां आप शादी नहीं कर सकते थे, ऐसे बहुत सारे नियम कानून था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना क्या था, स्वयं का संविधान था, ठीक है, और वो भारत के प्रमुख अंग के रूप में शामिल नहीं थे। 2019 में आर्टिकल 370 के प्रावधानों को समाप्त किए गए, ठीक है। आर्टिकल 370 समाप्त नहीं हुआ, ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 370 के प्रावधान समाप्त हुए हैं। क्या क्या प्रावधान थे उसको, ठीक है, और उसके अंतर्गत उसको सामान्य जो देश के जो कानून है उसके अंतर्गत उसको शामिल किया गया, ठीक है। तो अभी वर्तमान में आप धूमधाम से आप जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, 6 महीने 1-2 साल रहने के बाद आप वहां आप निवासी प्रमाण पत्र बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके हैं वहां जमीन ले सकते हैं, शादी बर ब्याह कर सकते हो, समझ में आ रहा है, वहां के निवासी से। तो अब सारे प्रकार के क्या है आपको छूट दी गई है, समझ में आ रहा है जो बताना चाह रहा हूं मैं। तो ये है आपके निवास संबंधित स्वतंत्रता, ठीक है। लेकिन ये युक्ति युक्त प्रतिबंधन से ये भी क्या है, घिरा हुआ है। 19(1) क ख ग घ अंगा के बाद आपके चा, ये वर्तमान में आपके समाप्त है। क्यों समाप्त है बताइए,
क्योंकि ये संपत्ति का अधिकार था हमारा। मैं बताया ना, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में हमारा मूल अधिकार नहीं है, ये आपके क्या बन चुका है, कानूनी या विधिक अधिकार बन चुका है। ठीक है, तो इसी कारण आपके ध्यान रखेंगे, तो वर्तमान में ये समाप्त है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये क्या था, तो संपत्ति का अधिकार था। कहां हम इसको रखें बताइए, कब रखें और या कब हटाएं इसको हम लोग? हाँ, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हम इसको समाप्त किए यहां से, और इसको हम विधिक अधिकार बनाए हैं आर्टिकल 301 के अंतर्गत। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। फिर आपके 19 है ना, एक के च के बाद आपके छ है। ठीक है, व्यापार है ना, या वृत्ति, वृत्ति मतलब होता है आपके आजीविका, व्यापार वृत्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को, है ना, भारत के जो नागरिक है उसको अपने भरण पोषण के लिए, अपने परिवार पालन के लिए क्या कर सकते हैं, वो व्यापार कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपके काम कर सकते हैं। वृत्ति मतलब अपने आजीविका के लिए, है ना, पेट पालने के लिए आपके वो कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है, कोई भी काम का मतलब कुछ भी काम नहीं करेंगे कि देश के कानून व्यवस्था क्या हो, चुनौती हो। इलीगल काम नहीं करना है, जैसे आपके काम कर ही करके अंदर अंदर दारू बेच रहे हैं, समझ में आ रहा है, ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं, या बंदूक की सप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारे काम आप नहीं करेंगे। चरस गांजा की सप्लाई कर रहे हैं, चरस गांजा से याद आया कि कल एक घटना है, परसों का, अभी बोलबम अभी चल रहा है। ठीक है, और हमारे देश में क्या है कि हम लोग धार्मिक चीजों को ऐसे ऐसे चीज से जोड़े हुए हैं कि जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे शंकर भगवान आपके दम मारते हैं, ऐसा वाला सुने कि नहीं सुने हैं? तो हम लोग देखो, शंकर भगवान के और हजार अच्छा काम होगा, उसको युवा वर्ग नहीं अपनाए हैं, जो दम मारने वाला जो काम है उसको अपना लिए हैं। ऐसे ही होता है ना हमारे देश में। ठीक है, तो कल आपके ना 2 जने आपके कांवड़िया भेष में वही सब कपड़ा पहने थे जो हमारा भगवा रंग है। ठीक है, और उन लोग को आपके वो गांजा का सप्लाई कर रहे थे, उनके दोनों के पास 60 किलो का गांजा प्राप्त हुआ है। समझ में आ रहा है, 1 किलो गांजा का रेट लगभग 6 से 7 लाख रुपया है। समझ में आ रहा है, अब सोचो कितना पैसा होगा। तो हमारे देश का यही समस्या है। ठीक है, अच्छा आप लोग वहां गए कि नहीं गए? ये महाकालेश्वर है क्या, उज्जैन में क्या है, महाकालेश्वर है, हाँ जो भी है, तो उधर बाजू में एक ठो में ना दारू चढ़ता है कोई भगवान में, जानते हैं, काल भैरव, हाँ वहां। तो ये भी क्या है एक प्रकार से, मतलब भाई देखो दुनिया भर का चढ़ता होगा, वो हम नहीं चढ़ा रहे हैं। ठीक है, दारू की मान्यता है तो उसको हम, है ना, इधर उधर से, मैं वीडियो वगैरह देखा हूं, कोई लोग गोवा का लेके आ रहे हैं। ठीक है, मैं गोवा का लेकर के आया हूं भगवान, ऐसा सब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमारे देश की समस्या यही कि, है ना, और इसको हम बोलते हैं पाखंड। पाखंड है कि नहीं एक प्रकार से, आप सोच के देखिए, मतलब जो अच्छा चीज है उसको हम ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, और बुरा चीज को बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलो तो ज्यादा कटाक्ष नहीं करेंगे, है ना, भावनाओं को नहीं तो आहत पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये प्रकार, ये क्या है हमारे आर्टिकल 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको पूरा क्रम में याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, बोलने की, है ना, बोलेंगे। दूसरा आपकी क्या है, समूह, है ना, सम्मेलन करेंगे। तीसरा आपके क्या है, समूह बनाएंगे। चौथा आपके क्या है, घूमेंगे। ठीक है, पांचवा आपके क्या है, निवास करेंगे। और छठवा क्या है ना, व्यापार करेंगे। ठीक है, सामान्य भाषा में पढ़ा रहा हूं, देखो, है ना, इसको आप छोड़ो। सबसे पहले क्या बोला हूं मैं, सबसे पहले बोलेंगे। दूसरा आपके क्या है, सम्मेलन करेंगे। तीसरा आपके क्या है, समूह बनाएंगे। चौथा घूमेंगे। ठीक है, पांचवा आपके निवास करेंगे, और छठवा आपके व्यापार करेंगे। ठीक है, तो एक व्यक्ति का क्या चीज है, यही चीज तो ना, सबसे पहले आपकी क्या है, वो बोलने का आजादी है। दूसरा आपकी क्या है, समूह बनाने की आजादी है। ठीक है, सॉरी, सम्मेलन करने का आजादी है। तीसरा आपके समूह बनाने की आजादी है। चौथा आपकी क्या है, घूमने का आजादी है, रहने की आजादी है। फिर उसके बाद व्यापार करने की आजादी है। तो इस प्रकार से आपके ये 6 याद रखना है ना। एक को हम लोग हटा दिए, ये वाला, इसको थोड़ा अच्छे से याद रख लेना। और ठीक है, आर्टिकल 19 एक चा, क्योंकि पूछा जाता है कि हमारे जो संपत्ति का अधिकार पहले कौन से अनुच्छेद में था। तो एक तो आपकी इसमें भी मिलेगा, और अलग से और पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल 31 में भी मिलेगा। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। ठीक है, दोनों जगह है। आगे चले फिर। ठीक है, चले 20 क्या बोलते हैं, अनुच्छेद 20
अनुच्छेद 20। हाँ, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंधित अधिकार। दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, संरक्षण का अधिकार। ठीक है, मतलब यह है कि अगर आप कोई कानून का उल्लंघन करते हैं, है ना, तो उस कंडीशन में, ठीक है, आपके ऊपर क्या होगा, दोष, है ना, दोष सिद्धि बढ़ा जाएगा, मतलब कानून के माध्यम से आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर दंड देंगे तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसके बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी प्रक्रिया इसका कि आप तभी दोषी कहलाएंगे जब आप किसी कानून का उल्लंघन किए हैं। पहली पॉइंट फिर से समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूं भाई। आप जब तक दोषी नहीं कराएंगे तब तक आप क्या, मतलब न्यायालय में जब सुनवाई होगा तो आप तभी दोषी कहलाएंगे ना जब आपने किसी कानून का क्या किया है, उल्लंघन किया है या किसी कानून को तोड़े हैं, तभी आप क्या कहलाएंगे, दोषी कहलाएंगे। ठीक है, तो पहला आपकी यही बोलता है। ठीक है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मतलब है कि आप तभी दोषी कहलाएंगे जब आप किसी कानून को, ठीक है, तोड़े हैं या किसी कानून का आपने उल्लंघन किया है। देखो, केवल ट्रायल के आधार पर आप दोषी नहीं कहलाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आपने किसी का मर्डर किया, ठीक है, या कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करते हैं, तो सब लोग के सब देखे हैं कि मर्डर किए हैं, तो तुरंत मर्डर किए तो तुरंत उसको फांसी नहीं होगा। उसका कानून का एक क्या है, प्रक्रिया है। पहले न्यायालय में जाएगा, ठीक है, उसको कौन कौन देखे, गवाही किया जाएगा, गवाही के बाद आपके उसके ऊपर दोष लगाया जाएगा कि हाँ यही व्यक्ति है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति देखे लेकिन आपके मुकर जाते हैं, जैसे मर्डर करते हुए देखे लेकिन व्यक्ति मुकर जाएगा, और मुकर जाएगा तो उसको फांसी नहीं होगी या फिर उसको सजा नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या नहीं हुआ है, दोषारोपण नहीं हुआ है। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है, उसके ऊपर दोषारोपण नहीं हुआ है। तो जब दोषारोपण हुआ ही नहीं है, भले उन्होंने मर्डर किया है, तब भी उसके ऊपर क्या नहीं होगा, कानूनी कार्यवाही नहीं होगा, दंड उसको नहीं दिया जाएगा। तो यही बात आपकी उसको बोला गया है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इसका पहला पॉइंट यह है कि आप तभी दोषी माने जाएंगे जब आपने किसी कानून का क्या किया है, उल्लंघन किया है, पहला पॉइंट। दूसरा यह है कि एक बार के अगर किसी कानून को आप तोड़े हैं तो एक बार के लिए केवल, या एक कानून के लिए केवल एक ही सजा प्राप्त होगी। ठीक है, इसको समझिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपने जैसे मान के चलो किसी को गाली गलौज की है, उसके मान के चलते कि उसका धारा आपके 312 है, तो ये जो 312 के अंतर्गत जो जो प्रक्रिया है वही आपके ऊपर दोष लगाई जाएगी। मतलब यह है कि हो सकता है इसमें आपके 500 रुपए का जुर्माना हो, ठीक है, 3 महीने का जेल हो, या दोनों हो सकता है। तो अगर आपके ऊपर अगर धारा 300 लगा है तो इसके अलावा और कोई दूसरा आपके ऊपर क्या है, दंड का आरोप नहीं लगाया जाएगा, केवल यही 2 आरोप होगा। या तो आपसे क्या लिया जाएगा, 500 रुपया जुर्माना लिया जाएगा, या फिर आपको 3 महीने की जेल होगी, या हो सकता है अगर कंडीशन रहा तो उसको दोनों के प्रावधान हो सकता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह है कि एक क्या बोलते हैं, कानून के लिए, ठीक है, एक ही बार आपको क्या किया जाएगा, दोषी करार दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है इसका, इसको पहले मिटा देता है। हाँ, तीसरा नंबर आपके क्या है, स्वयं के विरुद्ध ये गवाही देने के लिए आपको प्रेशर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब तीनों को फिर एक बार समराइज कर रहा हूं। सबसे पहले क्या है, आप तभी दोषी माने जाएंगे जब आपने किसी कानून का उल्लंघन किया है। दूसरा ये कि एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा। और तीसरा आपकी क्या है, आपको कानून के द्वारा, ठीक है, दबाव बना करके क्या नहीं लिया जाएगा, आपसे गवाही नहीं लिया जाएगा। ठीक है, मतलब स्वयं के प्रति गवाही देने का, ठीक है, गवाही नहीं देने का ये आपको अधिकार दिया गया है। जैसे आपके होता है ना कि पुलिस वाले जैसे आपको लेके गए, कई बार आपने चोरी नहीं किया लेकिन पीट पाट के उगलवा देते हैं कि तुम कबूल कर लेना करके। पिक्चर में देखे कि नहीं देखे कि तुम कबूल कर लेना कि तुम ही चोरी किए हो। या फिर मर्डर वर्डर का ऐसा केस होता है कि किसी को बहुत ज्यादा पीटेंगे मारेंगे, उसके बाद उसको बोल दिया जाता है कि आप क्या करोगे, कबूल लेना कि मैंने मर्डर किया करके। ठीक है, लेकिन उसने मर्डर नहीं किया है। तो ये भी क्या है, ये इसके खिलाफ है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। और ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 20 और 21, ये आपके कभी भी निलंबित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, चाहे आपातकाल हो चाहे कोई भी हो, ये वाला आपके कभी भी निलंबित नहीं होगा। मतलब राष्ट्रपति इसको समाप्त या खारिज नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलो तीनों पॉइंट के लिखो आपके, है ना। 20 के अंतर्गत आपके हैं ये एक है, ठीक है। कोई व्यक्ति तभी दोषी कहलाता है ना, कोई व्यक्ति तभी दोषी माना जाएगा, है ना, जब वह कोई कानून का उल्लंघन किया हो, ठीक है। केवल आरोप लगने से दोषी नहीं हो जाएंगे ना, ध्यान रखेंगे, केवल आरोप लगने से दोषी नहीं हो जाएंगे, है ना। 20 के आपके हैं 20(2) है, ठीक है। एक अपराध के लिए एक ही सजा, एक अपराध के लिए एक ही सजा, या इसको लिखो दंड का प्रावधान है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आपके हैं 20 के 3, ठीक है। हाँ, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के संबंध में स्वतंत्रता, ठीक है। मतलब यह है कि सरकार या जो पुलिस है वो आपको गवाही देने के लिए क्या नहीं करेगा, बाध्य नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा ध्यान रखेंगे, एक अपराध के लिए आपके एक ही सजा या दंड का प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि यदि आपने किसी को अगर गाली दी है तो केवल गाली देने के संबंध में जो अधिकतम सजा है वही आपके ऊपर लागू किए जाएंगे, ठीक है। जैसे ऐसे होता है ना, ध्यान रखें, जैसे अगर किसी का मर्डर किया, मान के चलो अगर धारा 302 है मर्डर के अंतर्गत, है ना, तो धारा 302 में जो जो प्रक्रिया है वही आपके क्या रहेगा, उसके ऊपर लागू की जाएगी। लेकिन अगर वो मर्डर करते समय अगर वो बहुत, है ना, घिनौने तरीके से मर्डर किया है, गाली भी दिया है, पहले मारा पीटा भी है, 2-3 दिन बंधक भी बना करके रखे थे, ऐसे अगर जो अगर आपने किया है या जो वो व्यक्ति किया है उसके आधार पर उसको सजा होगा, समझ में। जैसे आपके सबसे पहले उन्होंने पहले 1 सप्ताह आपके क्या किया था, मर्डर करने से पहले 1 सप्ताह तक उसको डिटेन करके रखे थे, मतलब घर में बंधक बना करके रखे थे। तो 1 हफ्ते तक डिटेन रखेंगे तो उस डिटेन रखने का अलग से आपके धारा लगेगा, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि बंधक बना करके तो बांध के रखने का अलग धारा है, किसी भी व्यक्ति को आप बांध करके नहीं रख सकते, पता है आपको, तो उसका अलग धारा लगेगा। उसका आपने अगर मारा है, तड़पा के मारा तो उसका अलग धारा लगेगा। जैसे ऐसे होता है ना पिक्चर में, उंगली काटेंगे पहले, फिर एक हाथ काटेंगे, देखे कि नहीं देखे पिक्चर वगैरह, तो उसका आपके अलग धारा बनेगा। और लास्ट में अगर वो मर जाता है तो उसका अलग धारा जुड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो आपने जितने अपराध किए उसके आधार पर आपके धारा रखते जाता है। तो इसमें यही लिखा गया है कि एक अपराध के लिए केवल एक ही सजा देगा। अगर वो व्यक्ति अगर किसी को एक चांटा मारा है तो एक चांटे का जो अधिकतम क्या होगा, अपराध होगा, वही चीज उसको दिया जाएगा, और सॉरी सजा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है जो बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस प्रकार की ये 3 प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, आर्टिकल 20 के अंतर्गत, ठीक है। अब आप कहते हैं आर्टिकल 21। मूल अधिकार को इतना डिटेल से पढ़ाने का मतलब यही है कि आपको कम से कम ये, है ना, दिमाग में बैठा रहे ना, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको अगर नहीं समझेंगे, इसके भावनाओं को नहीं समझेंगे तो फिर मतलब क्या है, ठीक है। अब आ जाए आपके अनुच्छेद 21। क्या बोलते हैं अनुच्छेद 21? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक, बड़ा ही रहेगा क्या दैहिक में, दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। इसको आपके जीवन का अधिकार बोलते हैं, जीवन का अधिकार, ठीक है। तो ये इसका मतलब समझिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को, देखो जो मूल अधिकार है ये इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए है ना, ध्यान रखेंगे,
प्रत्येक एक व्यक्ति को आधार मान करके आपके क्या बनाया गया है, मौलिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है, यहां पे सबके लिए बात नहीं हो रहा है, प्रत्येक एक व्यक्ति की बात है, एक व्यक्ति के हिसाब से बना हुआ है। मतलब आपका मूल अधिकार, इनका सब का मूल अधिकार क्या है, उसके आधार पर ये बनाया गया है। तो इसमें ये जो लिखा है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका मतलब होता है कि प्राण आपका प्राण है, देह भी आपका ही है, आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, ये आपका क्या है, स्वतंत्रता है। समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं आपके जीवन जीने का अधिकार। आप किसके साथ जीवन बिताएंगे, नहीं बिताएंगे, आपकी स्वतंत्रता है। आप क्या खाएंगे, नहीं खाएंगे, आपकी स्वतंत्रता है। आप कहां बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, आपकी स्वतंत्रता है। समझ में आ रहा है? आप घर में रहेंगे कि बाहर में रहेंगे, कहां रहेंगे, ये आपकी स्वतंत्रता है। आप बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, ये आपकी स्वतंत्रता है। हर चीज आपके जो बॉडी से संबंधित है, ठीक है, आपके प्राण और आपके देह से संबंधित है, वो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। समझ में आ रहा है? तो ये सारे स्वतंत्रता इसके अंतर्गत मिला हुआ है। इसी के अंतर्गत आपके अधिकार का निजता का अधिकार दिया गया है। आधार कार्ड बना है हमारा, तो आधार कार्ड को चुनौती दिए गए थे सरकार के विरुद्ध कि हमारे जो प्राइवेसी है, आप जानते हैं ना हमारा प्राइवेसी मतलब क्या है, हमारा आंख का लिया हुआ है, उसमें हमारे फिंगरप्रिंट्स लिए हुए हैं, ठीक है, हमारे आपके पहचान पत्र है, फोन नंबर है, हमारे घर की निवासी, सब चीज है उसमें। और अगर सरकार के माध्यम से अगर लीक होगा डेटा, तो प्राइवेसी तो हमारा भंग होगा ना भाई। अच्छा, आजकल आप देखेंगे कि बैंक वगैरह में आपके फ्रॉड होता है, किसी का आपके खाता से पैसा उड़ जाता है, कैसे? वो सब आपके हो रहा है किसके माध्यम से? आधार के माध्यम से। तो इसी को आपके चुनौती दिया गया था, ठीक है, कि ये जो आपके क्या है, जो आधार कार्ड आप बनाए, ये हमारा प्राइवेसी का अधिकार था, इसको सरकार को किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था को नहीं देना चाहिए करके। ठीक है, तो इसमें आपके सुनवाई हुआ, तो इसी के अंतर्गत हमको क्या दिया गया है, हमको निजता का अधिकार भी इसके अंतर्गत मिला ना। इसको लिख लीजिए, निजता, निजता का अधिकार हमको इसके अंतर्गत दिया गया है। बहुत सारे अधिकार इसमें ना 20-25 प्रकार की इसकी व्याख्या की गई है, जो प्रमुख है उसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो, जीवन जीने का जो अधिकार है ना, इससे जुड़ा हुआ है, तो इसके माध्यम से आपको स्वच्छ पानी, स्वस्थ हवा, अच्छा स्वास्थ्य, इनका भी अधिकार आपको दिया गया है। मतलब आप सरकार से ये अकाउंटेबिलिटी तय कर सकते हैं कि भाई अगर आपको ठीक ठाक अगर पानी नहीं मिल रहा है, पेयजल, तो आप सरकार को क्या बोलेंगे, ठीक से पानी दीजिए। सरकार के खिलाफ आप कार्रवाई करवा सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य तो आपका खराब होगा ना भाई। भाई आपकी बॉडी है, आपकी देह है, अगर सरकार अगर ठीक से पानी नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब क्या है, आपके जो जीवन का अधिकार है इसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, तो आपको स्वास्थ्य की व्यवस्था आपको अच्छा मिलना चाहिए, ये आपका अधिकार है इसके अंतर्गत। जैसे हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं आप देखेंगे गंदगी वगैरह रहता है, ठीक है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपके शुद्ध पानी की आपकी अधिकार है, शुद्ध पेयजल, ठीक है। तीसरा, आपके शुद्ध हवा का अधिकार है आपको। जैसे आप किसी एरिया में रहते हैं, अगर आसपास में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके प्रदूषण से आपके स्वास्थ्य खराब होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे अधिकार आपके इनके अंतर्गत दिया गया है। आप सरकार से आप अकाउंटेबिलिटी तय कर सकते हैं, जवाबदेही तय कर सकते हैं कि हमारे एरिया का हवा है, पानी इतना अशुद्ध क्यों है। भाई हम लोग टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, हम लोग वोटिंग दे रहे हैं, तो हमको क्या मिलना चाहिए, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज आपकी इसके अंतर्गत दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसकी व्याख्या में। दूसरा है कि विदेश घूमने का अधिकार इसके अंतर्गत है, क्योंकि आपका प्राण है, आपका बॉडी है, आप कहां घूमना चाहते हैं, नहीं घूमना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, निजता का अधिकार अभी बताया हूं, ये आपके किससे संबंधित है, आधार कार्ड से। ठीक है, उसके बाद आपके इसी के अंतर्गत आपके LGBT आपके अधिनियम लाए गए थे। ठीक है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर अधिनियम। मतलब इनके साथ क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामान्य भाषा में जिसको आप लोग छक्का बोलते हैं, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं आपके LGBT एक्ट है ना, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये सब इसका नाम है ये। ठीक है, मजे की बात यह है कि इसी में आपके समलैंगिक विवाह मान्य है, इसके बारे में बता चुका हूं आप लोग को। ठीक है, लड़की लड़की से शादी कर रहे हैं, लड़का लड़का से शादी कर रहे हैं, अगर वो लोग खुशी जीवन बिताना चाह रहे हैं तो बिता सकते हैं, है ना। आप या आपके समाज आपके उसको रोकने वाला नहीं है, या फिर कोई भी नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, हाँ, हमको थोड़ा अजीब से लगेगा क्योंकि हम लोग ऐसे समाज में रहते हैं कि यहाँ ये चीज हम लोग मान्य नहीं है, या फिर हमारा जो समाज है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन ये मैं फिर से बोल रहा हूं, ये इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करता है हमारा संविधान।
आपके समाज क्या सोचता है क्या नहीं सोचता इसको लेना देना नहीं है। अगर वो व्यक्ति अगर चाह रहा है कि है ना लड़का है और लड़का से ही शादी करना चाह रहा है तो उसका व्यक्तिगत जीवन की बात है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसा होता है। पहले ये गैर कानूनी था समलैंगिक विवाह, समझ में आ रहा है? अभी आपके क्या है, मान्य है। उसके बाद आपके ना इसी के अंतर्गत एक चीज और मिला है, बता देता हूं आप लोग को। उसको आपके बोलते हैं, अरे शादी से पहले जो लोग कपल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिव इन रिलेशनशिप, है ना? वो भी आपके इसी के अंतर्गत मान्य है। लिखेंगे तो लिख लीजिए। अगर आप लोग बालिग है, अरे इधर ध्यान दीजिए मैं समझा रहा हूं, ठीक है? अगर आप लोग बालिग है, बालिग मतलब 18 साल जिसका उम्र हो चुका है, लड़की और लड़का का उम्र 21 साल, तो उन दोनों के मामले हैं, मतलब लड़की और लड़का के बीच का फैसला है। अगर वो लोग बिना शादी के रहना चाहते, जब तक रहना चाहते हैं, उनका व्यक्तिगत राय है। इसमें समाज, इसमें परिवार आपके टोका टाकी नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है? लेकिन बड़े शहरों में ऐसा होता है भाई। हम लोग देखो छोटे शहरों से, गांव से, तो हमको थोड़ा सोचने में अजीब लगता है, लेकिन जो दिल्ली है, मेट्रो जैसा सिटी है, दिल्ली है या फिर आपके मुंबई वगैरह है, वहां आपके ऐसा होता है। आपको पता है कि पड़ोसी में कौन रहता है, आपके दिल्ली में लेना देना नहीं है, पड़ोसी में कौन है उसको कोई लेना देना नहीं है, अगर पड़ोसी आपका है ना किराए में रहते तो। लेकिन शहर में, गांव में ऐसा नहीं होता है। देखिए ना भाई, गांव में अगर कोई नए व्यक्ति आते हैं तो उनके आपके बैठना उठना, कहाँ के कैसे का खाद पिए, दुनिया भर का आप नॉलेज रखोगे, है ना? कहाँ गए थे, किसके साथ आ जा रहे हैं, सब चीज नजर रहेगा। गांव में होता है कि नहीं होता है? लेकिन शहर में आपको पड़ोसी किसके साथ क्या करें आपको कोई लेना देना नहीं रहता है, समझ में आ रहा है? तो बड़े मेट्रो सिटी में आपकी ये जायज है ना? ध्यान रखेंगे। तो लिव इन रिलेशनशिप है। उसके बाद आपके समलैंगिक विवाह होगा। इसी के अंदर आपको ना आत्महत्या को आप लीगल कर दिए गए हैं, समझ में आ रहा है? इसको फिर से बता रहा हूं, पहले आपके आत्महत्या इलीगल था, मतलब अगर आप आत्महत्या करते करते अगर बच गए तो आपको फिर जेल जाना पड़ता था भाई। एक तो आप चैन से मर भी नहीं सके, आत्महत्या का मतलब क्या है, मर रहे थे, चैन से मर नहीं सके, अब उसके बाद भी आपको जेल जाना है। डबल समस्या उत्पन्न नहीं हो गया? इसको मैं उदाहरण से भी बताया था, ठीक है? कि जैसे अगर आपने रेलवे में मरने गए थे, मरते मरते आपका पैर ही कट गया, आप मर भी नहीं पाए, जीवन और तकलीफदायक हो गया, उसके बाद आप अब जेल जाएंगे। अब लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? अब आपके क्या है, अब आपके ये लीगल है, मतलब ये है कि धूमधाम से व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है ना, लेकिन किसी को भी ये कदम नहीं उठाना चाहिए, ठीक है भाई? जीवन जीने के लिए मिला है तो जी आप आराम से, ठीक है? छोटा मोटा कर्मकांड हो जाने से थोड़ी ना लाइफ को बर्बाद कर देना चाहिए या फिर समाप्त नहीं करना चाहिए, ठीक है? लेकिन ऐसा होता होगा, मेरे को लगता है कि ऐसे कुछ परिस्थिति जिसके कारण आपके लोग अपना जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। अब सोच के देखिए, अभी इसी साल आपके 22-23 लोग आपके नीट वाले लोग समाप्त हुए हैं। मतलब वो ऐसे बच्चे कि केवल 12वीं पढ़े ना, आप ही की उम्र के हैं, उसको सोचने समझने की क्षमता कितना होगा बताइए? उनके दिमाग में यही प्रेशर डाला गया था कि नहीं, ये नहीं पढ़ोगे तो तुम मर जाओगे या फिर तुम्हारा जीवन कोई मतलब नहीं है। और इसी प्रेशर के कारण हम लोग आत्महत्या किए हैं कि अगर मेरा नीट क्लियर नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, फिर तो मतलब ही नहीं लाइफ का, तो इसी कारण आपकी फांसी लगा लिए या किसी भी कारण से मर गए। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए भाई। दुनिया अगर आए हैं, ठीक है, आपके बहुत सारे ऑप्शन है ना, आप बस दुनिया में रहिए आप, ठीक है? हजारों ऑप्शन है आपके पास। अभी जैसे मान के चलो कोई आपका पीएससी वगैरह या फिर यूपीएससी के बारे में तैयारी कर रहे हैं, यही अब मान के चलो आप दिमाग बैठा के रखे होंगे कि मेरे को तो पीएससी ही करना है, ठीक बात है, करना है, ठीक है? लेकिन अगर आपने एड़ी चोटी बल लगा करके अगर आपका नहीं हुआ तो उस कंडीशन में ऐसा तो नहीं कि आप आत्महत्या कर लेंगे, बताइए? समझ में आ रहा है भाई? नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन खुला है ना। हम भी तो लगे थे ना भाई इसी में, 4-5 साल हम भी तैयारी किए हैं, नहीं हुआ तो हम दूसरा रास्ता अपनाए हैं, नहीं तो हम भी रोती गाते बैठे रहते क्या, अरे यार मेरा नहीं हुआ यार, ठीक है? ऐसे करके हमने दूसरा ऑप्शन चुना ना भाई, ये हमारा दूसरा ऑप्शन है ये, ठीक है? कि अगर हम ठीक से अगर नहीं कर पाते, हम ठीक से डिलीवर तो कर पाएंगे, किसी को ठीक से समझा तो पाएंगे, ठीक है? और भले सक्सेस होना नहीं होना बात की बात है ना? धीरे धीरे होगा कोई भी चीज, सक्सेस हो ही रहे हम धीरे धीरे, ठीक है? एक बच्चे शुरुआत किए थे 3 साल पहले, यहां प्रगति आग बैठती थी, 3 महीने अकेले पढ़ाए हैं, समझ में आ रहा है? एक जने आती थी, वो 3 महीने तक पढ़ाए अकेले उसको। और आप लोग देख लीजिए अभी, ठीक है? अभी कुछ दिन में पूरा सीट भी भर जाएगा, नहीं भरेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज है, तो कभी भी आपके क्या है, ये गलत कदम नहीं उठाना है, ठीक है? तो ये चीज आप ध्यान रखिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब आपका देह है, आपका आत्मा है, आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, ये आपके क्या है, व्यक्तिगत अधिकार है, ठीक है? इसके अंदर आपके बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, ठीक है? बहुत सारा जो इसमें है प्रावधान, वो आपके विचारों को खोलने के लिए है, तो आपको विचारों को खुला रखिए, लेकिन समाज के साथ भी चलना है हमको, ठीक है?
आप जिस समाज में रहते हैं ना, उस समाज के साथ भी हमको बैलेंस बना करके चलना है, क्योंकि ये जो पढ़ने लिखने वाली जो बात है ना, वो हमारे समाज के साथ मैच नहीं खाता है, पता है ना आपको। पुस्तकीय ज्ञान अलग है और सामाजिक ज्ञान अलग है, ठीक है। तो सामाजिक स्तर पर अगर आप रहते हैं तो समाज के आधार पर थोड़ा सोचेंगे, ठीक है, और अगर समाज से अलग रहते तो थोड़ा अलग सोचेंगे, ठीक है। चले कल आगे देखेंगे फिर, ठीक है। थैंक यू।